जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसे हम कहते हैं दोस्तों अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है दोस्तों। तो आज हम इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अम्ल को हम पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी सबको जो है, अगर आप दिन में देख रहे हो तो आपको भैया दोपहर की बहुत बहुत जो है नमस्कार। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आपको सुबह का नमस्कार। अगर आप रात्रि को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि, लेकिन इसके बाद। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर और ज़्यादा बहुबात न करते हुए। अब बहुत ही जल्द बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो एकदम मस्त और धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है दोस्तों क्या, अम्ल। क्या पढ़ना है दोस्तों, अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड कहते हैं। तो अब बातें आप सुनिएगा और जो मैं बातें बोलूंगा उसे लिखते भी चलिएगा। तो अम्ल को एसिड का नाम दिया जाता है इंग्लिश में, जो कि एक शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम लैटिनी भाषा का शब्द क्या कहते हैं दोस्तों, एसिडस। क्या कहते हैं दोस्तों, एसिडस। जी हाँ, एसिडस। तो लैटिनी भाषा एसिडस नामक जो है शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ साफ रूप पे क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि पुराने जमाने में लोगों का मानना यह रहा होगा कि जो भी पदार्थ खट्टे होते हैं वो क्या थे, वो अम्ल होते हैं। लेकिन आज भी ये माना जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आर्हेनियस था। उनके सिद्धांत के अनुसार ये पता लगाया गया कि जो जो भी जल विलयन में, यानी जो भी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हम उन्हें अम्ल कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इनका एक भौतिक गुण होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत बात नहीं है। इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, परंतु याद रखिएगा आधुनिक परिभाषा आपकी यही है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और वैज्ञानिक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, जिनका नाम था आर्हेनियस। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आर्हेनियस भी दिया है, कहीं पे आर्हेनियस भी दिया है। तो आर्हेनियस वो वैज्ञानिक थे दोस्तों जो बताए थे कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, ये H+ आयन देने का काम करते हैं। कहां पर दोस्तों, जलीय विलयन में। ये जलीय विलयन में H+ आयन देने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल याद रखिएगा दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अम्ल हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आप इन बातों को लिख भी सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भैया प्रबल अम्ल, एक होता है भैया क्या, प्रबल अम्ल। अंग्रेजी में इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बताइए। अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे भैया स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहेंगे भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में हम इसको कह देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद आते हैं हमारे जो दूसरे भाई साहब, उनका नाम है दुर्बल अम्ल। भाई एक प्रबल होगा तो एक दुर्बल होगा, तो एक है भैया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, वीक। क्या कहेंगे दोस्तों, वीक एसिड। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है और एक आपका वीक एसिड हो जाता है। ठीक, आपका वीक एसिड हो जाता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब याद रखिए कि प्रबल अम्ल कौन होता है। तो देखिए, मैंने ये तो बता दिया आपको कि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं भैया, जो भैया H+ आयन देते हैं, क्योंकि अम्ल की परिभाषा ही यही है। प्रबल अम्ल की भी भैया क्या होगी, भैया H+ आयन देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो ज्यादा मात्रा में देता है, ज्यादा मात्रा में H+ आयन, जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन को देता है वो हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है। जो कम मात्रा में देता है,
किसमें देता है भैया? जो कम मात्रा में H प्लस आयन देता है, जो H प्लस आयन दे और वो भी क्या दे कि मतलब कम मात्रा में दे, उसे हम क्या कहते हैं? वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। उदाहरण आप जान सकते हैं, बिल्कुल आप जानने के अधिकारी हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, HCl होता है, और इसका एक उदाहरण आपका CH3COOH होता है। तो सिरका भी खट्टा होता है कि नहीं होता है? अम्ल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता है। प्रकृति संक्षारक होती है इनकी। संक्षारक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए वो संक्षारक प्रकृति का होता है। तो अम्ल भी क्या होते हैं दोस्तों? एक संक्षारक प्रकृति के ही होते हैं। बात आया समझ में? HCl कौन नहीं जानता? पेट में भी है आपके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया में नामवर है इस काम के लिए। साथ ही साथ इसके साथ इनका एक भ्राता है जिन्हें हम HNO3 के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बहुत फेमस है, नाइट्रिक अम्ल। लोहे को तक गलाने का क्षमता रखते हैं भैया, तो इसलिए इनको याद रखिए। ठीक, तो देखिए हमने बताया आपको कि अम्ल लैटिन शब्द के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। H प्लस आयन देता है जलीय विलयन में, आर्हेनियस ने बताया। और साथ ही साथ मैंने बताया कि प्रबल अम्ल अब दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं वीक एसिड को, और प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड को। जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन देता है, लाख 50 लाख ऐसे देने लगेगा, तो वो HCl HNO3 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो 10 दे रहा है, 12 दे रहा है, 1000 दे रहा है, 1500 दे रहा है, इस तरीके के जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए, अगर हम इनके गुणों की बात करें, इनके गुण की बात करें, तो सबसे पहले इनके गुणों में आ जाता है भौतिक गुण। अम्ल का जो भौतिक गुण होता है, क्या होता है भैया? भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तो भौतिक गुण तो बहुत जानदार होना चाहिए, लेकिन इनका बहुत जानदार नहीं है। मैं बताता हूं, ये बहुत जानदार नहीं है। पहला नंबर, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इनका एक गुण है कि भैया ये स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, भौतिक गुण में आता है इनके कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर इनका आ जाता है, ये क्या करते हैं? अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, ध्यान दीजिएगा, नीले लिटमस पेपर को, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे बच्चों, लिटमस पेपर को लाल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? लाल करते हैं। ये ध्यान दीजिए कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक, अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस पेपर एक तरह का कृत्रिम पेपर होता है जो कि प्राकृतिक पौधों से प्राप्त किया जाता है, और उस पर इनको डालने से यदि वह नीला कलर का रहेगा, वह पेपर नीला कलर का रहेगा, तो लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। अगर वो परिवर्तित हो जाएगा तो हम जान लेंगे कि ये अम्ल है। अब अगर हम कहें दोस्तों लिटमस पेपर किस पौधे से बनाया जाता है, तो लिटमस पेपर लिचेन नामक पौधे से बनाया जाता है। अब ये लिचेन नामक पौधा कहाँ पाया जाता है भैया? ये थैलाफाइट समूह का पौधा होता है, जो कि एक शैवालों के समूहों में आते हैं ये। ठीक, याद रखिएगा, टेरिडोफाइट, थैलाफाइट और ब्रायोफाइट, ये शैवाल के जो है ग्रुप्स हैं। ओके, तो ये दूसरा आपका हो गया। तीसरे के लिए हम कहेंगे भैया, तीसरा कि इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी जो प्रकृति होती है, जो इनकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है? मैंने कई बार आपसे बोला कि ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक, तो प्रकृति जो कह लीजिए, प्रवृत्ति कह लीजिए, जो इनकी प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। कैसी होती है दोस्तों? संक्षारक होती है। याद रखिएगा। तो भौतिक गुण तो यहां तक आपने देख लिया। अब आपको क्या चाहिए कि आप मेरी बातों को एक बार मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, और आपको जो जो इसमें अच्छा लगे उसे उसे आप राइट करिए। तो सबसे पहले अगर अम्ल का डेफिनेशन हम पूछेंगे तो अम्ल का डेफिनेशन दो हो जाता है। एक ओल्ड डेफिनेशन आ जाएगा और एक मॉडर्न डेफिनेशन आ जाएगा। ओल्ड डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। आधुनिक परिभाषा यानी मॉडर्न डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हैं
कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। साथ ही साथ आप ये लिख सकते हैं कि दोस्तों जो अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम प्रबल अम्ल बोलते हैं और दूसरे को हम दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जो प्रबल अम्ल होता है वो H+ आयन ज्यादा मात्रा में देता है और जो दुर्बल अम्ल होता है वो H+ कम मात्रा में देता है। उदाहरण के तौर पे HCl, HNO3 इत्यादि आप लिख सकते हैं। यहां पर आप वीक एसिड में CH3COOH का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भौतिक गुण के बारे में कि अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुण के बारे में आप आराम से यहां पे मैंने तीनों चीजें लिख दी हैं, लिख सकते हैं कि स्वाद में ये खट्टे होते हैं। जब इनको हम टेस्ट करेंगे, जब हम इनको अपनी टंग से जो है मिलाप कराएंगे तो ये खट्टे होते हैं। ठीक, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। ठीक, अनील कह के इसका ट्रिक भी है, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि अनील यानी अ से अम्ल, नी से नीले, लिटमस पेपर को ल से लाल कर देता है अनील। ठीक, तो इनकी प्रकृति जो होती है क्या होती है दोस्तों, या प्रकृति या प्रवृत्ति जो होती है इनकी संक्षारक होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब हम इनके रासायनिक गुणों को देखेंगे। तो रासायनिक गुणों को देखने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि धातु किस प्रकार से भैया उनके रासायनिक गुण होते हैं, यानी धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ते हैं हम। अब देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं कि किसी को देखते सुनते हैं तो फिजिकल गुण हो गया, लेकिन उनको जब परखते हैं तब उनके रासायनिक गुणों को जानते हैं। रासायनिक गुण का अर्थ साफ साफ मैं आपको कह सकता हूं कि रासायनिक गुण वो गुण होते हैं बच्चों जो हमें कब दिखते हैं, जब हम उनको परखते हैं अच्छे ढंग से। तो देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया किस तरीके से अम्ल करता है, अम्ल किस प्रकार से धातुओं के साथ रिएक्शन करेगा, किस तरीके से धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसे हम धातु बाइकार्बोनेट कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया करेगा। और हम साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो मैं आपको एकदम आराम से पढ़ा दूंगा, एकदम समझा कर एकदम अच्छे ढंग से। तो देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर धातु है, देखिए मैं एकदम प्यार से बता रहा हूं, कहीं पर धातु है और हमने उसका रिएक्शन किसी अम्ल से कराया, हमने उसका रिएक्शन किसी अम्ल से कराया। मैं दोनों लिखता चलूंगा और आप समझते चलेंगे। चलिए जैसे मान लेते हैं धातु है, अम्ल है ना भैया। अब मान लेते हैं हमने एक धातु लिया जिसका नाम क्या है दोस्तों, Na है। क्या है दोस्तों, Na। एक अम्ल ले लिया हमने जिसका नाम HCl है। एक हमने Na धातु ले लिया, एक HCl है। तो देखिए जब रिएक्शन होगा बच्चों तो यहां पर NaCl बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, NaCl। और एक आपका क्या होगा, H आपका बाहर जाएगा। परंतु आप जानते हैं ये 2 की अवस्था में जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 होना चाहिए और ये यहाँ पे 2 होगा। बैलेंसिंग मैंने आपको बताया है कि भैया बैलेंस होना पड़ेगा, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा आराम से। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पे 2 NaCl हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। तो धातु प्लस अम्ल, ध्यान दीजिएगा, जब धातु और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो साफ तौर पे मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लवण बनता है, प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई हमें दिखती है। तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद मैं एक और उदाहरण आपको बिल्कुल लिखूंगा, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, परेशान मत होइएगा। मान लेते हैं इसकी जगह पर अगर फेरस होता तो क्या होता। तो मान लेते हैं हम फेरस को ले लेते हैं और आपको दे देते हैं भैया क्या, HCl। जी हाँ दोस्तों, हम दे देते हैं आपको क्या, HCl। और अगर हम रिएक्शन करा देते हैं इस तरीके से तो सोचिए FaCl है, FeCl हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। ठीक, तो सूत्र तो FeCl2 होता है, आप भी जानते हैं। और निकलने वाली गैस H2 होगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, दोनों तरफ का सिस्टम सही हो गया,
एकदम आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जा सकते हैं एक और के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जेडेन। जिंक को सभी लोग जानते हैं। जिंक को अगर हम रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, अगर जिंक को हम अभिक्रिया करा दें H2SO4 के साथ, तो जिंक SO4 को लेके उड़नछू हो जाता है। तो जिंक किसको लेके उड़नछू हो जाएगा भैया, जिंक लेके चला जाएगा SO4 को। तो जिंक SO4 के साथ चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा दोस्तों, H2 बचेगा। क्या बचेगा मित्रों, H2 बचेगा एकदम साफ तौर पे। अब अगर हम बात करें कि धातु कार्बोनेट, अब ध्यान दीजिएगा कि अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर अभिक्रिया कराया जाए तब क्या होगा, एकदम आराम से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई एक आप धातु पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लिया जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम नाम लें, ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा दें किसके साथ, HCl, हमेशा 2 के साथ लिखिए इसको, ये आगे जाके मामला गड़बड़ाता है भैया, 2 लगवाएगा। तो ये क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले अगर रिएक्शन समझिए तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनेगा, CaCl2 बना, CaCl2 बना, CO3 है तो यानी यहाँ पे CO2 भी बनने का चांस है, कैल्शियम आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपका H2O भी बनेगा, तो जब धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय हमारे पास क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल भी बनेगा दोस्तों। अगर यहीं पर कुछ ना करा जाए और CaHCO3 का होल ट्वाइस लगाया जाए, तो ये देखिए हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन आ जाता है तो इसे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट का नाम देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, भूलने वाली बात नहीं है ये, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अभी इसका रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ दोस्तों, 2HCl के साथ, किसके साथ, 2HCl के साथ, तो अब क्या बनेगा, तो भी अभी भी यही होगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, पर आपको अब थोड़ा सा इसको संतुलित करना होगा। अब आप सोचिए, कुल मिला के यहाँ Ca, यहाँ Ca, यहाँ Cl, तो ये Cl2 कर लीजिए, चलिए ये तो सही है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ पे, यानी 4 हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ पे 4 करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब 4 तो हो गया, O आपका कितना है, 2, O आपका कितना है, 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जिससे आपका ये भी अब बैलेंस हो गया। तो याद रखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास इस प्रकार के रिएक्शन प्राप्त होंगे, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब अगर हम धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करा दें, अगर हम कोई धातु ऑक्साइड लें और उसके साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं इसका, तो देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए हम CaO लेते हैं प्लस 2HCl ले लेते हैं, CaO ले लिए भैया, ले लिए कि नहीं ले लिए, और अगर हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे Ca और ये Cl, यानी CaCl2 प्लस यहाँ पे H2O बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, H2O बनेगा। अर्थ है कि जब धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। एकदम फिर से एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, यहीं तक आपको पढ़ना भी है। तो देखिए, अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई देती है। अगर धातु कार्बोनेट के साथ हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। सेम अगर धातु बाइकार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो उसकी अभिक्रिया अगर हम HCl के साथ करा रहे हैं, यानी अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलेगा।
अगर हम धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे अम्ल की तो हमें लवण तथा जल मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। हम धीरे से बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अम्लों का उपयोग। तो देखते हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले H2SO4 जिसे सांसल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा लेड बैटरियों में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेड बैटरियों में। पेट्रोलियम उद्योग में भी H2SO4 का बहुत काम लिया जाता है। जानते हैं ये पावरफुल इंसान है भाई साहब, कहीं अगर इसकी तीव्र मात्रा हो और कहीं पर गिरा दीजिए तो वहां के वाट लग जाती है। प्लास्टिक प्लास्टिक में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। उर्वरक निर्माण आदि में, अब उर्वरक की इज्जत वही जानता है जो किसान का बेटा है, ये बात जानते रहिएगा, क्योंकि जब ये इसकी सप्लाई घट जाती है ना भाई साहब तब पूछिएगा किसी से। नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल सोने तथा चांदी का शोधन करने में किया जाता है, उनकी सफाई आदि में किया जाता है। HCl का इस्तेमाल कपड़ा रंगने में किया जाता है। लो भैया, कपड़ा रंगाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अम्लों का। तो ये रहे, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट को चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तो कहूंगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? बेसिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बेसिस का। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपने प्यारे से क्षारक के बारे में। रॉबर्ट, आज हम क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए क्षारक क्या होते हैं। तो अभी क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात भी समझ लीजिए। बेसिस एंड बेस आपका अलग है। यहां पर क्षारक के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। जो ओल्ड डेफिनेशन, जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। यह आपका पुरानी परिभाषा थी। नई परिभाषा यानी नई आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या देते हैं? OH माइनस आयन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं भैया। तो जो OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा क्षारक, एकदम इजी वे में। हाँ, तो भैया अब बात करेंगे कि OH माइनस आयन क्या, कैसे OH माइनस, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? OH माइनस आयन देगा, कैसा भैया? OH माइनस आयन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? जैसे वो था वैसे ये भी है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं भैया। कैसे भैया? एक होता है प्रबल क्षारक, एक होता है भैया दुर्बल क्षारक। एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है भैया दुर्बल क्षारक। ठीक, इससे पहले गुरुजी क्षार तो बता दो। क्षार क्या होता है दोस्तों? सुनिए, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाएं, घुल जाएं, वो क्षार कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, हर क्षार क्षारक होता है परंतु हर क्षारक क्षार नहीं होता। बात आया समझ में? एकदम क्लियर? जी हाँ, जैसे हर बेटे का बाप होता है परंतु हर बेटा बाप नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात को। अब प्रबल क्षारक के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जो OH माइनस आयन लाखों की संख्या में देंगे वो आपके प्रबल क्षारक होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे। तो एकदम आराम से अगर बात करें तो इसमें आपका जो भी आएंगे भैया वो धातु से संबंधित हो जाते हैं। KOH, NaOH आदि आदि, ओम स्वाहा। तो भैया प्रबल क्षारक यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। अगर अब बात करें दोस्तों दुर्बल क्षारक की, तो याद रखिएगा ई तो क्या कर रहा था? OH माइनस आयन बहुत ज्यादा दे रहा था। दुर्बल वाला बेचारा OH माइनस आयन क्या देगा? एकदम कम देगा। और इसके जो उदाहरण हो जाते हैं दोस्तों वो बहुत ही दयनीय है। जैसे NH4OH, एक आपका Al2OH का होल्टाइज होता है शायद, Al2
ओ एच का होल थ्राइज होता है, एल ओ एच का होल थ्राइज होता है। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो दुर्बल क्षारक होता है वो ये हो जाता है, और जो आपका प्रबल क्षारक है भैया ये हो जाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों क्षारकों के भौतिक गुण। क्या देखेंगे दोस्तों? क्षारकों के भौतिक गुण। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बिल्कुल ठीक। तो हम देखिए, अब देखेंगे क्षारकों के भौतिक गुण। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, तो सबसे पहले तो इनका यही आता है भैया कि स्वाद में कड़वे होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। और तीखे भी लिख सकते हैं आप जी, बिल्कुल तीखे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर आ जाता है। दूसरा नंबर क्या आ जाता है दोस्तों कि भैया ये लाल लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। आज ब्लू है पानी, हाँ, नीला कर देते हैं। ठीक, तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं कौन भैया? क्षारक। तीसरा नंबर ये भी जरूरी, इनकी भी प्रवृत्ति, इनकी भी प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक होती है। कैसी होती है? संक्षारक होती है, लेकिन अम्ल से ज्यादा नहीं। ये भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अम्ल से ज्यादा नहीं, क्योंकि बाप तो बाप रहेगा, क्योंकि बाप तो, समझ गया ना, बाप तो बाप रहेगा। तो अगर आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के भैया ऊपर हेडिंग भी डाल लेना कि क्षारक के भौतिक गुण, एकदम आराम से भैया डाल लेना हेडिंग, ठीक, कि क्षारक के भौतिक गुण। अब बात करेंगे दोस्तों क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाता है नंबर अपने प्यारे से क्षारक के रासायनिक गुणों का, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड के लिए तो एकदम मक्खन करेंगे बच्चे, एकदम मक्खन। तो चलिए देखते हैं, अगर क्षारकों के रासायनिक गुण के अंदर अगर हमें पढ़ना हो जाए धातु के साथ अभिक्रिया करते समय ये क्या करते हैं। तो एक धातु उठा लीजिए प्यार से, जो हमारा फेमस है जिंक, और हम उठा लेते हैं भैया 2NaOH। जी हाँ, अगर धातु के साथ अगर अभिक्रिया करा दें किसी क्षारक की, तो वो क्या बनाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, Na2ZNO, सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण होता है दोस्तों, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर। जी हाँ दोस्तों, तो जब क्षारकों और क्षारक जो होते हैं आपके, अगर धातु के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। सीधी सीधी सी बात। अगर अब यहीं पर बात करें, अगर अब यहीं पे बात करें दोस्तों कि अगर क्षारक किसके साथ अभिक्रिया करे? अधात्विक ऑक्साइड, एक अधात्विक ऑक्साइड जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं, ये तो अपने पास हमेशा से अवेलेबल रहा है, कहीं जाता नहीं है, कहीं न जाएगा। और एक ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये भी तो क्षारक है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो हाइड्रोजन गैस बाहर होगा बच्चों, तो बचा क्या? सोचिए, H2 तो बाहर हो गया, यहां पे O, यहां पे O है कि नहीं है, और Ca भी है आपके पास। तो इस हिसाब से आपके पास 3 O बच रहा है, एक C बच रहा है, बच रहा है कि नहीं? तो आप Ca को उठा के यहां पे लिखिए, C को उठा के आप यहां पे लिखिए, O को लिखिए, और कितना O? 3 O बच रहा है, एक तो यहां से यूज हो जाएगा। अच्छा, यहां पे H2O बनाएंगे हम, ध्यान दीजिए, यहां पे H2O बनाएंगे।
तो एक O बचेगा, यहाँ पे हम 3 कर लेंगे, ठीक। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चूक। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक आधात्विक ऑक्साइड है, अगर उसका हम किसी क्षारक के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें लवण तथा आराम से जल मिल जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। हम चलेंगे अब थोड़ा और आगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्षारकों के उपयोग के बारे में, यानी यूज ऑफ बेसिस। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा LLOH3 का यूज हम करते हैं दोस्तों वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में। NH4OH का इस्तेमाल अमोनियम लवण बनाने में, तथा NaOH का साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में यूज करते हैं, ठीक। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड का यूज हम कहां कहां करते हैं मैंने लिख दिया, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख दिए। ऐसा पढ़ा रहे हैं कि बहुबात नहीं, एकदम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एकदम कोई गलती नहीं है बच्चों, आप बस लगाते रहिए। अगर आपका नंबर कम आया तो बताइएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। ले लिया भैया। अब देखिए इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर मान लेते हैं, यहां पे एक बेहद जरूरी चीज है कि अगर अम्ल क्षारक का रिएक्शन करें, भैया अम्ल और क्षारक का रिएक्शन करें तब क्या होगा। अगर अम्ल और क्षारक ही रिएक्शन करने लगे आपस में, तो उस समय ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। अगर मान लेते हैं HCl ले लिए, NaOH ले लिया मैंने, तो भैया आराम से यहाँ पे NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? H2O, यानी लवण बनेगा और भैया जल बनेगा। तो जब अम्ल तथा क्षारक की हम अभिक्रिया कराएंगे आपस में, तो हमें लवण मिल जाएगा, साथ ही साथ जल मिल जाएगा। एक बहुत ही रोचक था, एक बेहतरीन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिला अभिक्रिया। इसको हम जरूर जो है कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा। विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।